students, today we are going to discuss about chapter 4. The point is what happened to the shifting cultivators. The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have fixed a home. जो ब्रिटिशर थे वो ऐसे लोगों से परेशान थे, अनकम्फर्टेबल थे, जो इधर उधर मूव करते रहते थे, जो एक जगह नहीं रहते थे. दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स. वो ट्राइबल ग्रुप से क्या चाहते थे? टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स, कि ये लोग एक जगह पर रहे और खेती करें. सेटल पीजेंट वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर. सेटल जो पीजेंट थे उनको कंट्रोल करना आसान था. देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन मूव, उन लोगों के कंपैरिजन में जो इधर उधर घूमते रहते थे. द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रिवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. और इससे क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे अपने शासन के लिए एक रिवेन्यू सोर्स भी चाहते थे. द ब्रिटिश सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, दैट इज दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट. क्या था कि इसके परिणाम स्वरूप क्या था, उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए थे, कुछ रूल्स बना दिए थे कि उन्होंने ज़मीन को मेजर करना शुरू कर दिया था और उसमें हर एक इंडिविजुअल का हिस्सा तय कर दिया था. वो इसलिए क्योंकि उन्हें यह भी तय कर दिया कि उसे कितना रिवेन्यू देना है, कितना लगान अंग्रेज़ों को देना है. सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स. यहाँ पर कुछ जो पीजेंट्स थे अपने आप को लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने. अदर्स टेनेंट, और दूसरे जो थे उनको उन्होंने टेनेंट्स अपने आप को घोषित कर दिया. एज यू हैव सीन चैप्टर 2, द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू लैंड ओनर. चैप्टर 2 में जैसे कि आपने देखा है कि टेनेंट जो थे वो लैंड ओनर को पे करते थे, किराया जो होता है. हु इज टर्न पेड रिवेन्यू टू द स्टेट. और ये जो लैंड ओनर्स थे ये सरकार को लगान देते थे. द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. ब्रिटिशर्स का ये जो झूम जो कल्टिवेटर्स थे उनको स्थायी रूप में बसाने में उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली. सेटल प्लो कल्टिवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्केर्स एंड द सोयल इज ड्राई. जो जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ पर प्लो से खेती करना आसान नहीं था. बल्कि क्या था, झूम कल्टिवेटर जो थे हु टुक टू प्लो कल्टिवेशन ऑफन सफर. जो हलों से खेती करते थे उनके लिए खेती करना मुश्किल हो गया था. अक्सर उनको नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि उनकी जो खेती थी वो अच्छी उपज नहीं देती. सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, सो द झूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड ऑन कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. इसलिए ये जो थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग थे इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है उसके अकॉर्डिंग खेती करने दी जाए. फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया कि एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, एक व्यापक विद्रोह हो गया. द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. और अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे जो ग्रुप्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे वो कुछ हिस्सों में घूमकर खेती कर सकते थे. तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो अंग्रेज़ों को माननी पड़ी. फिर आता है हमारा फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, कि फॉरेस्ट लॉ जो थे वो कौन से थे और उनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. जैसे कि आपको पता है कि आदिवासी जो थे उनकी जो लाइफ होती थी डायरेक्टली कनेक्टेड होती थी फॉरेस्ट एरिया से. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल ग्रुप्स. इसलिए जो कानून बने, जो बदलाव आए जीवन पर, उन पर भारी असर हुआ उनका ट्राइबल्स लाइव्स का. द ब्रिटिश एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर. अंग्रेज़ों ने सारे जो फॉरेस्ट थे उन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी जो होती है. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर. कुछ जो फॉरेस्ट थे इनके अंदर कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जिनको अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरत के लिए लकड़ी पैदा होती थी.
अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए टिम्बर प्रोड्यूस की जाती थी, विच द ब्रिटिश वांटेड। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। इन फॉरेस्ट के अंदर लोग जो थे, जो फॉरेस्टेड पीपल जो थे, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, आज़ादी से नहीं घूम सकते थे। प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स ऑफ हंट एनिमल्स। और क्या करते थे कि ये झूम खेती करने, फल को इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इनको इजाज़त नहीं होती थी। हाउएवर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन। तो फिर जो झूम कल्टिवेटर्स थे इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे। मैनी वर देयरफॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन कहाँ जाना पड़ता था, दूसरे इलाकों में उनको जाना पड़ता था, दूसरी जगह पर अदर एरियाज़ के अंदर उनको जाना पड़ता था सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड के लिए। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल, जैसे ही अंग्रेज़ों ने स्टॉप किया ट्राइबल पीपल को फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी आदिवासियों के ऊपर, तो उनके सामने क्या हुआ, एक समस्या पैदा हो गई। दे फेस ए प्रॉब्लम। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज। अंग्रेज़ों ने जैसे उन पर पाबंदी लगाई तो इससे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको लेबर की कमी हो गई, कि जो पेड़ काटते थे रेलवे स्लीपर्स के लिए और ट्रांसपोर्ट लोग के लिए, तो वो जो लेबर थे वो कहाँ से आए। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद ए सॉल्यूशन। तो इससे क्या हुआ कि जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे इसका भी एक उन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन निकाल लिया। दे डिसाइड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स। उन्होंने डिसाइड किया कि वो झूम कल्टिवेटर्स को खेती करने देंगे। एक स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, उनको छोटे पैचेज, लैंड के छोटे पैचेज उनको दे दिए फॉरेस्ट में, और उनको अलाउ कर दिया कल्टिवेट दीज ऑन कंडीशंस, कि वो इस कंडीशंस में खेती करें। दैट दोज हु लिव इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट। और इससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो लेबर थी वो भी मिल गई, क्योंकि उन्होंने जब उनको ज़मीन दी छोटी छोटी तो उन्होंने एक शर्त भी रखी कि उनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसके लिए उनको मजदूरी भी करनी होगी, और साथ ही साथ एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और साथ ही साथ उनको फॉरेस्ट की देखभाल भी करनी पड़ेगी। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेज। इसलिए यहाँ पर कई रीजन्स ऐसे थे जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेज इस्टेब्लिश कर दिए। ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, और ये इंश्योर हो गया कि वहाँ से उनको चीप लेबर जो होती है उसकी रेगुलर सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जब इन लोगों को इस तरह की लाइफ जीनी पड़ रही थी, तो यहाँ पर कुछ लाइनें होती है वेरियर एल्विन के द्वारा, जो कि बेगाज जो ट्राइबल ग्रुप होता है उसके अंदर वो कई सालों तक रहते हैं, वहाँ के कस्टम्स के बारे में जानते हैं, प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं, उनकी आर्ट और जो फोक चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो जानना चाहते थे। तो ये रिकॉर्ड मैनी सॉन्ग्स, उन्होंने कई सॉन्ग्स को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया, जिसमें इस बात की शिकायत की गई थी टाइम द बेगाज वर हैविंग अंडर ब्रिटिश रूल, कि अंग्रेज़ों के शासन में बेगा जो थे कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ उन गीतों की लाइनें होती है। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लाइव, हाउ हार्ड इट इज़ टू लाइव, कि अंग्रेज़ों के देश में जीना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। हाउ हार्ड इट इज़ लाइव, जीना कितना कठिन है। इन द विलेजेस साइड्स द लैंडलॉर्ड, कि जमींदार बैठा है गांव में। इन द गेट सिट द कोतवाल, कोतवाल बैठा है दरवाजे पर। इन द गार्डन सिट द पटवारी, पटवारी बैठा है बाग में। इन द फील्ड सिट्स गवर्नमेंट, और खेतों में बैठी है सरकार। तो इस तरह की जो बातें होती हैं इनके गीतों के अंदर होती है। इन जो आदिवासी जो होती है इनका दर्द इन गीतों के अंदर छलकता है कि वो किस तरह से पाबंदियों में आ गए हैं। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। टू पे कैटल टैक्स, कैटल टैक्स पे किया जाता है, उसके लिए गाय बेची जाती है। टू पे फॉरेस्ट टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स पे करने के लिए वी हैव टू सेल बुफेलो, हमें अपनी भैंसें बेचनी पड़ती है। टू पे लैंड टैक्स, लैंड टैक्स पे करने के लिए सेल बुलक्स, हमें क्या बेचने पड़ते हैं, हमें अपने बैल बेचने पड़ते हैं। हाउ
आर वी टू गेट अवर फूड्स, हम अपना भोजन कहाँ से लाएं अंग्रेज़ों के इस देश में। तो इस तरह की लाइनें जो होती है ये हमें बता रही होती है कि उस टाइम जो लोग थे कितने सफ़र कर रहे थे अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज होती है उनसे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट, यहाँ पर कई ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने कॉलोनियल जो फॉरेस्ट लॉज होते थे उनके खिलाफ रिएक्ट किया। दे डिसओबे द न्यू रूल्स, उन्होंने जो नए रूल्स थे उनको मानना इनकार कर दिया। कंटिन्यू विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर इलीगल, और उन्होंने लगातार ये कोशिश की, ये डिक्लेयर किया कि ये गैर कानूनी है। उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। एंड एट टाइम रोज इन ओपन रिबेलियन, और इससे क्या हुआ कि उन्होंने खुलेआम क्या कर दी, बगावत भी कर दी। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा इन 1906 इन असम, असम के अंदर जो संग्राम संगमा नाम का एक आंदोलन होता है। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह, और जो फॉरेस्ट सत्याग्रह है वो कब होता है, 1930s में इन द सेंट्रल प्रोविंस। इसी तरह के कुछ प्रोविंस में जो रिवोल्ट होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द प्रॉब्लम विद ट्रेड्स, अब ट्रेड्स के साथ क्या प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से कि जो ग्रुप्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने जब विद्रोह कर दिया तो इससे ट्रेड को भी प्रॉब्लम हुई, जो ट्रेडर्स होते थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि 19th सेंचुरी के अंदर जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स होते थे वो गाँव में आते थे, उनको पैसे देते थे, लोन वगैरह देते थे, उनसे क्या लेते थे, फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते थे बदले में। लेकिन जो लोन वो देते थे उसके इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता था, जिसकी वजह से वो जो लोग थे पैसा चुका नहीं पाते थे और उनको क्या बोलते थे, वो दिक्कूज बोलते थे, जिनकी वजह से वो अपने आप को गरीबी में पाते थे। More often wanted to buy forest produce, offering cash loan and asking them to work with. It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening, कि क्या हो रहा है। Let us consider कि आदिवासी जो थे, ये जो बदलाव हो रहे थे इनको समझने में आदिवासियों को कुछ टाइम लगा। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स, अब हम यहाँ पर रेशम का उत्पादन जो होता है उसकी स्थिति को देखते हैं। जो सिल्क होता है ग्रोवर्स, उनके साथ क्या हुआ। इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट, 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया की जो सिल्क होती है उसकी यूरोप की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडिया सिल्क वाज हाईली वैल्यू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जो फाइन क्वालिटी की इंडियन सिल्क होती थी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी और उसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता था इंडिया के अंदर। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, और इसकी जो मार्केट थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। अफसर जो थे इस मांग को पूरा करने के लिए क्या करते थे, फिर जो वर्कर्स होते, जो ग्रोवर्स होते थे, सिल्क ग्रोवर्स, उनके ऊपर दबाव डालते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राइड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। यहाँ पर हजारीबाग एक जगह होती है प्रेजेंट डे झारखंड के अंदर, जो आजकल झारखंड के अंदर होता है। वाज एन एरिया वर द संथाल्स रियर्ड कोकून्स, ये हजारीबाग के अंदर जो संथाल्स होते हैं वो कैकुन पालने का काम करते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क रैंड, ट्रेडर्स जो थे इनसे डीलिंग करते थे सिल्क बेचने के लिए। इन देयर एजेंट्स हु गिव लोन टू द ट्राइबल पीपल्स, उन एजेंट्स को के थ्रू जो इन ट्राइबल पीपल्स को लोन देते थे। एंड कलेक्ट द कैकुन्स, और कैकुन कलेक्ट कर लेते थे। द ग्रोवर्स वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1000 कैकुन, 1000 कैकुन्स के लिए उनको 2 या 3 रुपये दिए जाते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times टू प्राइस, कि ये जो जब वो कैकुन्स खरीदते थे उनसे, जो सिल्क ग्रोवर होते थे उनसे ये एजेंट, फिर उसको ये कहाँ भिजवाते थे, बर्दवान और गया में इनको बेच देते थे 5 गुना दामों पर। तो इससे क्या होता था, जो मिडल मैन होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द सिल्क ग्रोवर के बीच का जो काम करते थे उनको बोला जाता है मिडल मैन।
द सिल्क ग्रोवर अर्न वेरी लिटिल, और जो सिल्क ग्रोवर था उसको बहुत कम कीमत मिलती थी। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप सा द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज, और इस तरह से जो ट्राइबल्स ग्रुप थे वो मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स होते थे उनको अपना क्या मानते थे, एनिमीज मानते थे, दुश्मन मानने लगे थे। अब आगे देखते हैं। Here are some pictures of tribal peoples who was work in coal mines of Bihar 1948. In search for work, the plight of tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining become an important industry. कि जो वर्क की तलाश में घर से दूर जाने वाले जो ट्राइबल्स होते थे उनकी दशा और भी ख़राब थी। क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के आखिर से ये चाय के बागान जो थे, टी प्लांटेशन थे, वो फैलने लगे थे, और उसके साथ साथ जो माइनिंग उद्योग थे, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बन गई थी। तो असम के क्या हुआ कि ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। इससे क्या हुआ कि आसाम के चाय बागान और झारखंड के कोयला खानों में काम करने के लिए जो ट्राइबल्स होते थे वो बड़ी संख्या में रिक्रूट किए गए, भर्ती किए गए। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे उनके थ्रू इनको भर्ती किया जाता था और इनको बहुत कम कीमत मिलती थी। एंड इनकी जो कंडीशंस होती थी वापस लौटने की वो मिजरेबल होती थी, दयनीय होती थी कि इनको जल्दी से वापस घर नहीं जाने दिया जाता था। एक क्लोजर लुक देखते हैं अब कि क्लोजर लुक क्या होती है इनकी। थ्रू द 19th and 20th century ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान जो देश के जो डिफरेंट पार्ट्स होते थे उनमें जो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनके जो बदलते कानून थे, उनके व्यवहार पर लगी पाबंदियां और नए करोड़ व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। मतलब कि इनके साथ जो हो रहा था उनके अगेंस्ट में इन्होंने कई बार रिबेल हुए, ये कई बार इन्होंने बगावत किसके खिलाफ, on their practice. The new tax they had to pay and the exploitation by traders and money lenders. तो ये सारी चीज़ें मिलकर इनके लिए क्या बन गई, एक रिबेलियन का कारण बन गई। द कोल रिबेलियन, यहाँ पर कुछ रिबेलियंस होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। द कोल रिबेलियंस इन 1831 से 32। संथाल रोज इन रिवोल्ट इन 1855। The Bastar Rebellion in Central India broke out in 1910 and Worli Revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such of movement। और इन सब के मूवमेंट के पीछे कौन था, बिरसा इनको लीड कर रहा था इन मूवमेंट्स को, क्योंकि ये जो रिबेलियन हुए थे ये उनकी असंतुष्टि का कारण था, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ट्राइबल्स पीपल्स को, जो बहुत सारे यहाँ पर कारण थे। तो इस तरह से हम आगे बिरसा के बारे में पढ़ेंगे, द कैरेक्टर ऑफ बिरसा, कि हु वर बिरसा, बिरसा कौन थे। बिरसा मुंडा, बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s। बिरसा जो था वो 1870s के अंदर उसका जन्म होता है। द सन ऑफ ए पुअर फादर, उनका जो पिता था वो एक गरीब आदमी था। ही ग्रेव अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोंडाज ग्रेजिंग शिप्स। वो क्या करते थे, बचपन में भेड़ बकरियाँ चराते थे, बांसुरी बजाते थे, और अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोंडा ग्रेजिंग शिप प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। और लोकल अखाड़ा में क्या करते थे, वो नाचते गाते बीता उनका जो बचपन था। फोर्स बाय पॉवर्टी, गरीबी के कारण हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। उनके जो पिता थे एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाते रहते थे। एज एन एडोलसेंस बिरसा हियर टेल ऑफ मुंडाज। अपने एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में बिरसा ने मुंडा से रिलेटेड कहानियाँ पढ़ी, अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सादा सरदार। और उन्होंने क्या देखा कि
जो बिरसा का जो अतीत था वो ऐसे बीता था कि उसने अपने समुदाय के अंदर सरदारों का जो विद्रोह था उनको करते हुए देखा था, मुखियाओं को विद्रोह करते हुए देखा था। Of past and saw Sardars of community urging the people to revolt. They talk of a golden age when the Munda had been free of the oppressions of Dikkus. वो उस टाइम की बातें करते थे, उस गोल्डन एज की बातें करते थे जब दिक्कुज नहीं होते थे। And said there would be a time when the ancestors' right of the community would be restored. और सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो बहाल हो जाएंगे और खुद को इलाके के जो मूल निवासी थे, जो वंशज थे, उनको उनका मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये चीज़ें वो लोगों को याद दिलाते हैं। दे सॉ देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। वो लोगों को ये याद दिला रहे थे कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो इस तरह से होते थे कि वो लड़ कर चीज़ों को पाते थे, तो आप लोग उनकी संतान होती हैं और आप अपना साम्राज्य वापस पा सकते हैं। बिरसा वेंट टू द लोकल missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said that it was possible for the Munda. तो ये मुंडा की स्टोरी होती है। इसके अंदर मुंडा से रिलेटेड चीज़ें बताई हुई है कि किस तरह से वो लोगों को इनक्रेज करता था, अपने ग्रुप के लोगों को, कि शराब नहीं पीना, साफ़ सफाई रखनी है। और इस तरह से जो चीज़ें थी बिरसा मुंडा को महान बनाती थी ये जो चीज़ें थी, और लोग जो थे उसको फॉलो भी करते थे। इन 1895 में बिरसा जो था उसके फॉलोवर्स जो थे रिकवर ग्लोरी पास, उन्होंने दोबारा से वो चीज़ें, उन चीज़ों का आह्वान किया, अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वो अपने अतीत को देखें और संकल्प लें कि हम दोबारा से ही ऐसा युग लाएंगे। और इसकी वजह से अंग्रेज़ जो थे वो डर गए थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ये लोग ऐसे ही अगर विद्रोह करते रहे तो एक दिन हमारा जो शासन है इनके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और इस वजह से उन्होंने बिरसा को क्या किया, अरेस्ट किया। उन्होंने बिरसा को अरेस्ट किया। 1895 के अंदर उनको 2 साल की जेल हो गई। किस सज़ा में? दंगे फसाद के आरोप में उनको जेल भेज दिया, रायोटिंग के आरोप में। 1897 के अंदर जब उनको रिलीज़ किया गया बिरसा को, तो उनके जो समर्थक थे वो गांव-गांव घूमने लगे। उसके बाद उसके जो सपोर्टर्स थे कि हमें इस तरह से इन दिक्कुज से आज़ादी पानी है। तो बिरसा जो था वो अंग्रेज़ों के लिए खतरे की चीज़ बन गया था। लेकिन क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो उनको नहीं चाहते थे कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ये अपने हक के लिए कुछ बोलें। यहाँ पर जो बिरसा का जो राष्ट्र प्रतीक झंडा होता है वो सफ़ेद कलर का होता था। इन 1919 के अंदर क्या होता है कि बिरसा जो होता है वो उसकी हैजे से मृत्यु हो जाती है, और ये जो मूवमेंट था ये फेड आउट हो गया, ठंडा पड़ गया। लेकिन ये आंदोलन 2 मायनों में इम्पोर्टेंट था, 2 वेज के अंदर। पहला था कि इसने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी जो इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए ये जो दिक्कु लोग थे आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि अन्याय का विरोध करने के लिए इनको सक्षम बनाया। मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो ट्राइबल पीपल्स थे ये रिवोल्ट भी कर रहे थे। तो ये 2 चीज़ें इनके अंदर स्ट्रगल से हुई थी जिसके जरिए इस काम को अंजाम दिया गया कि शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में आदिवासी जो थे वो सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में They did his in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of the struggle. इस स्ट्रगल को क्या किया, अंजाम दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी। थैंक यू।